हे गाइस, जय महाकाल। आपके चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं 12वां फास्ट का पिघलना, समस्या और समाधान, जो कि हम कंप्लीट करेंगे निर्माण आईएएस एकेडमी के नोट्स से। ये हमारी मुख्य परीक्षा में बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं। चैनल का नाम है MP आरंभ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे इसका संदर्भ। पृथ्वी एक गंभीर संकट का सामना कर रही है। वैश्विक स्तर पर तापमान में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। ग्रीष्म लहरें, सूखा, समुद्र का अम्लीकरण और समुद्र का बढ़ता हुआ जल स्तर जैसी घटनाएं नई चुनौतियों को जन्म दे रही हैं। विश्व की लगभग 90% आबादी उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है, जहां अधिकांश आबादी उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में संकेंद्रित है। वैश्विक तापमान से हो रही वृद्धि इन क्षेत्रों को काफी अधिक प्रभावित कर रही है। वैज्ञानिक इन अप्रत्याशित समस्याओं को लेकर भी चिंतित हैं, जो पर्माफ्रॉस्ट और हिमनदों के पिघलने से उत्पन्न हो रही हैं। आप जानते हैं कि पर्माफ्रॉस्ट क्या होता है। तो पर्माफ्रॉस्ट अर्थात स्थायी तुषार भूमि पर क्षेत्र है, जो कम से कम लगातार 2 वर्षों से 0 डिग्री सेल्सियस अर्थात 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम तापमान पर जमी हुई अवस्था है। ये स्थानीय रूप से जमे हुए होते हैं। भूमि क्षेत्र मुख्यतः उच्च पर्वतीय क्षेत्र एवं पृथ्वी के उच्च अक्षांश, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट में पाए जाते हैं। पर्माफ्रॉस्ट पृथ्वी के एक बड़े क्षेत्र को कवर करते हैं। उत्तरी गोलार्ध में लगभग 1/4 भूमि में पर्माफ्रॉस्ट मौजूद हैं। यद्यपि ये भूमि क्षेत्र में जमे हुए हैं, लेकिन आवश्यक रूप से हमेशा ये बर्फ से ढके हुए नहीं थे। पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने से संबंधित समस्याएं क्या क्या हैं? जलवायु परिवर्तन के खतरे को और अधिक गहरा करने में योगदान दे रहे हैं। आर्कटिक क्षेत्र में विश्व के अन्य क्षेत्रों की तुलना में तापमान दोगुना तेजी से बढ़ रहा है। नतीजतन वर्ष भर जमी हुई रहने वाली पर्माफ्रॉस्ट पिघल रही है। पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने से जलवायु संकट के प्रभाव और गहरे हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रक्रिया में संग्रहित कार्बन का उत्सर्जन होता है। इसी प्रकार समुद्री बर्फ और भूमि को ढकने वाली बर्फ की चादरों का पिघलना तापमान की वृद्धि की गति को तेज करेगा, क्योंकि बर्फ में जल की तुलना में अधिक एल्बिडो होता है। उष्णकटिबंधीय चुनौतियां उच्च अक्षांशों में देखने को मिल सकती हैं। जो बीमारी आमतौर पर भूमध्य रेखीय बेल्ट को प्रभावित करती थी, उनका प्रसार अब उच्च अक्षांशों की ओर हो रहा है। मच्छर, किलनी, जिसको टिक्स कहा जाता है, और अन्य कीट इनमें से कई रोगों के प्रसार के वाहक बनेंगे। वेस्ट नील वायरस, इसका पहला मामला 1999 में सामने आया था। प्रत्येक वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका में सैकड़ों मौतों का कारण बनता है। बढ़ते तापमान के साथ आर्कटिक के कुछ हिस्से सहित कनाडा में वेस्ट नील वायरस की उपस्थिति अधिकाधिक सामान्य होती जा रही है। जूनोटिक या पशुजन्य रोगों की व्यापकता, बढ़ते तापमान के कारण बतख और कलहंस जैसे जंगली पक्षी के पर्यावासों में भी बदलाव आ रहा है, जो प्रायः एवियन फ्लू के वाहक होते हैं। रूस के पक्षी से मनुष्य में H5N8 एवियन फ्लू के संक्रमण का पहला मामला दर्ज किया गया था। इस खतरे की पुष्टि हो गई थी। लोमड़ियों जैसे अन्य जंगली पशुओं के पर्यावास में भी परिवर्तन से रेबीज रोग के भौतिक और भौगोलिक वितरण में वृद्धि हो रही है। विषाणुओं और जीवाणुओं में वृद्धि, पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने और बर्फ के जमने से विषाणु और जीवाणु के उभार को लेकर भी वैज्ञानिक समुदाय चिंतित हैं। वर्ष 2016 में ग्रीष्म में साइबेरिया में एक सुदूर हिस्से में एथेंस के प्रकोप ने इस चिंता को बल दे दिया। इस प्रकोप से दर्जनों लोग संक्रमित हुए और एक युवक की मृत्यु हो गई। वहीं इस प्रकोप से लगभग 2300 रेनडियर मारे गए थे। प्रसार, एथेंस जीवाणु के कारण होने वाले एक गंभीर संक्रमण रोग है, जहां ये बीजाणु स्पोर्ट्स के रूप में लंबे समय तक निष्क्रिय बने रह सकते हैं। जमी हुई मिट्टी और बर्फ में एथेंस बीजाणु कुछ दशकों तक रोग सक्षम बने रहने की क्षमता रखते हैं। बर्फ के पिघलने से बाहर आएंगे संक्रमित पशुओं, जो कि विलुप्त विशालकाय मैमथ सहित के कंकालों विभिन्न रोगों के प्रकोप का कारण बन सकते हैं।
अब आते हैं महामारी का खतरा। चिंता का एक अन्य विषय ऐसे जीवाणु एवं विषाणुओं का उभार भी है जो महामारी फैला सकने की क्षमता रखते हैं। रोग पैदा करने में सक्षम ये सूक्ष्मजीव सैकड़ों हजारों वर्षों तक निष्क्रिय बने रह सकते हैं। वर्ष 2018 में स्पेनिश फ्लू पैंडेमिक का कारण बनने वाले H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस के साथ ही चेचक स्मॉल पॉक्स उत्पन्न करने वाले विषाणु की आनुवांशिक सामग्री फार्माफास्ट में पाई गई। चेचक जिसका उन्मूलन किया जा चुका था जैसे वायरस का फिर से उभरना चिंताजनक होगा, जबकि इसके लिए अब नियमित टीकाकरण की गतिविधि धीमी पड़ गई है। तिब्बत के पठार से प्राप्त वायरस के नमूने। ये स्थितियां केवल आर्कटिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं हैं। हजारों वर्षों से बने रहे हिमनदों की बर्फ पिघल रही है और हाल ही में तिब्बत के पठारों के हिमनद से 15,000 वर्ष पुराने वायरस प्राप्त हुए हैं। आगे की राह क्या हो सकती है? जलवायु परिवर्तन की गति पर रोक लगाना। जलवायु परिवर्तन की गति को कम करने और फार्माफास्ट को रक्षा करने के लिए अनिवार्य है कि अगले दशक में वैश्विक CO2 उत्सर्जन को 45% तक कम किया जाए और वर्ष 2050 तक इसे शून्य के स्तर पर लाया जाए। जलवायु परिवर्तन के शमन के लिए वैश्विक सामूहिक कार्यवाही की आवश्यकता है। कोई एक देश अपने उत्सर्जन में कटौती करता है तो इसका कोई लाभ नहीं होगा यदि अन्य देश भी इसका पालन नहीं करते हैं। क्षरण की गति पर नियंत्रण। वैज्ञानिक पत्रिका नेचर ने आर्कटिक के पिघलने से सर्वाधिक प्रभावित जैक वसमन ग्लेशियर के सामने 100 मीटर लंबा बांध बनाने का सुझाव दिया था ताकि इसके क्षरण को नियंत्रित किया जा सके। कृत्रिम हिमखंडों को संयुक्त करना। इंडोनेशिया के एक वास्तुकार को रीफ्रीज द आर्कटिक नामक परियोजना के लिए पुरस्कृत किया गया। इसमें पिघलते हुए ग्लेशियर के जल को इकट्ठा करके और उसके अम्लीकरण और पुनः जमने के साथ बड़े हेक्सागोनल हिमखंडों के निर्माण जैसी कार्यवाही शामिल थी। इन हिमखंडों के बृहद आकार के कारण इन्हें संयुक्त कर एक विशाल ग्लेशियर का निर्माण किया जा सकता है। हिमखंडों की मोटाई में वृद्धि करना। कुछ शोधकर्ताओं ने अधिक बर्फ निर्माण के रूप में एक समाधान प्रस्तुत किया जिसके प्रस्ताव में पवन ऊर्जा द्वारा संचालित पंपों के माध्यम से ग्लेशियर के निचले हिस्से में बर्फ को जमाना एक शीघ्रता पर फैलना है ताकि ये जम जाएं और ग्लेशियर की स्थिति को मजबूती प्रदान करें। लोगों को जागरूक करना। टुंड्रा और उसके नीचे का फार्माफास्ट हमारे लिए सुदूर क्षेत्र प्रतीत हो रहा है, लेकिन हम पृथ्वी पर कहीं भी रहते हों हमारे दैनिक कार्य जलवायु परिवर्तन में योगदान दे रहे हैं। आप अपने कार्बन फुटप्रिंट का कम कर ऊर्जा कुशल उत्पादकों में निवेश कर और जलवायु अनुकूल व्यवसायों, कानून और नीतियों का समर्थन कर हम विश्व की फार्माफास्ट को संरक्षित करने और पृथ्वी को लगातार गर्म करते दुष्चक्र को टालने में मदद कर सकते हैं। निष्कर्ष, प्रत्येक देश को जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग को अपनी विदेशी नीति के शीर्ष एजेंडे में शामिल करने की आवश्यकता है। हमें यह जरूरी कदम उठाना ही होगा और जिस शीघ्रता से हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं हमारी जलवायु कार्यवाही का उतना ही अधिक लाभ हम उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसके साथ हमारा ये वाला टॉपिक होता है कंप्लीट। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा है तो पहले वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।